हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम आशु अरलवानिया। जैसा कि हम जानते हैं पीसीएस के एग्जाम्स होने वाले हैं एंड पॉलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट्स। इसी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द सिटीजनशिप, मतलब कि नागरिकता के बारे में हम बात करेंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कन्फ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज 9990544440। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, नागरिकता, द सिटीजनशिप। देखिए, इसका पहला पॉइंट है द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं, जब नागरिकता की बात करते हैं हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है। क्या चलती है? एकल नागरिकता। इसका मतलब क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि आप पूरे भारत में किसी भी कोने में, मतलब आप ये जानते हैं भारत किसे कहते हैं। जब भी कोई भारत की डेफिनेशन पूछे तो भारत की परिभाषा ये होगी कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश व राज्य, जितने भी राज्य हैं देश के, इन सबको मिला करके किसी भी इन टेरिटरी में या इनके क्षेत्र में किसी भी कोने में अगर कोई इंडियन रहता है तो उसकी एक ही नागरिकता है, वो है इंडिया की नागरिकता, भारत की नागरिकता। ऐसा नहीं है कि वो यूपी का है तो यूपी की नागरिकता अलग है, बिहार की नागरिकता अलग है, नहीं। हमारे देश में फॉर होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता होती है, वो है भारतीय नागरिकता। एक ही पासपोर्ट मिलता है आपको। आप कहीं पर भी जाएंगे, चाहे आप बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे मद्रास के हों, चाहे आप केरला के हों, कहीं के भी हों, आपको एक ही पासपोर्ट मिलेगा और वो होगा भारतीय पासपोर्ट। मतलब कि आपकी नागरिकता क्या है? भारतीय। तो यह समझ में आया। हमारे देश में जो नागरिकता भारतीय संविधान के अंतर्गत दी जाती है वो है एकल नागरिकता, एक सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं समझने के लिए, अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। कैसे? पहले तो अमेरिका की नागरिकता है, अमेरिकन सिटीजनशिप। उसके अलावा अमेरिका के जिस स्टेट में बंदा रहता है, जैसे हमारे यहाँ बिहार है, यूपी है, चेन्नई है, केरला, बेंगलोर एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर स्टेट की भी सिटीजनशिप अलग होती है। लेकिन इंडिया में एक ही सिटीजनशिप रहती है फॉर होल ऑफ इंडिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, भारत की नागरिकता के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता किन किन बेसिस पर मिल सकती है? अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसे याद रखिएगा खासकर लॉ के स्टूडेंट्स। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बाय बर्थ, मतलब कि कोई जन्म से ही भारतीय है, उसे नागरिकता मिलेगी। डिसेंट, किसी की वंश परंपरा चली आ रही है, मतलब कि उसके पूर्वज, दादा परदादा यहीं पर रहते हुए आए हैं, तो उसे मिलेगी। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के माध्यम से आप अपना पंजीकरण करवाइए, उसके माध्यम से आपको नागरिकता मिलेगी। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि प्राकृतिक रूप से। देखिए, हर कंट्री में अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप नेचुरली वहाँ पर रह रहे हैं और एक उनका दिया हुआ ड्यूरेशन को आप क्लियर कर लेते हैं कि आप इतने टाइम से रह रहे हैं, आपने ये नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, तो आप नेचुरली भी वहाँ पर सिटीजनशिप ले सकते हैं। जैसे कि इंडिया में 11 साल तक आप रहते हैं और कई कंट्रीज़ में 7 साल, किसी में 5 साल, उनकी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस बनाते हैं कि आप नेचुरली यहाँ पर इस टाइम से रह रहे हैं, इतने टाइम तक रह रहे हैं, तो आपको नेचुरली वो सिटीजनशिप दे दी जाएगी। देखिए, ये होता है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। एंड द लास्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब किसी भी क्षेत्र का सम्मिलित हो जाना। तो उस क्षेत्र को जिसको हम सम्मिलित कर रहे हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है, इंडिया में सम्मिलित हो रहे हैं तो इंडिया की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। सपोज लेट वी थिंक अबाउट दैट, मान लीजिए श्रीलंका है, श्रीलंका को कल भारत में मिला लेते हैं, तो श्रीलंका की ज़मीन पर रहने वाले जो लोग हैं ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। देखिए, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में हमारा जो भारतीय नागरिकता कानून है 1955 का, उसको कहीं ना कहीं, मतलब 2015 में एक कानून के द्वारा उसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं, जिसे कहते हैं नागरिकता अधिनियम कानून 2015। लॉ के स्टूडेंट्स स्पेशली याद रखेंगे, वैसे सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा क्या किया गया है? इसके द्वारा किया गया ये है कि जो लोग पार्टीशन, मतलब कि जब देश का विभाजन हुआ था उस समय पाकिस्तान चले गए थे,
भारत के लोग पाकिस्तान चले गए थे, उन्हें एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर होता है। कार्ड होता है कौन सा? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत के पूरे विश्व में जो भारत के नागरिक होने का एक कार्ड मिलता है जिसे हम बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वो कार्ड अब उन लोगों को नहीं मिलेगा। मतलब कि इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें प्रावधान किया गया है कि अब कोई भी भारतीय जो विभाजन के समय, देश के विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया था, वो अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड होता है उसे पजेस नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स इसका मतलब यह है कि अभी तक इससे पहले वो इस कार्ड को पजेस कर सकते थे, लेकिन 2015 के बाद, इस कानून के बाद, अब वो इस कार्ड को पजेस नहीं कर पाएंगे। कौन? जो पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान चले गए थे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आज 2 चैप्टर कवर कराए हैं। जो वन लाइनर फॉर्म में मैं कराता हूँ, 2 चैप्टर्स कवर अप कराए हैं। इसके बाद अगला चैप्टर भी है, तो आप इसे पूरा देखिएगा और इसी के साथ आपके 2 चैप्टर वन लाइनर फॉर्म में आज कवर अप हो जाएंगे। और अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और सारे लेक्चर्स को देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। टू मीट रीजनल डिमांड्स ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। देखिए, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जब देश का संविधान बनाया गया था तो इनको धीमे धीमे यहाँ पर कुछ ऐसी आवाज़ें उठने लगी और यहाँ पर कुछ इस तरीके का रीजनल जो इश्यूज होते हैं, क्षेत्रीय इश्यूज होते हैं, कुछ अलग तरीके के थे, जिनके कारण इनको विशेष प्रावधान देना बहुत ज़रूरी था। मतलब कि इनको संरक्षित बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान देना बहुत ज़रूरी था। ये किस किस तरीके के प्रावधान थे, वन लाइनर फॉर्म में तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जब आगे इसके बारे में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी वन लाइनर में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी मैंने यहाँ पर क्षेत्र लिखे हुए हैं, इनके जो जितने भी स्टेट्स हैं, इनकी जो क्षेत्रीय डिमांड थी कुछ, उनको ध्यान में रखते हुए, उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से 371I तक प्रावधान किए गए हैं। मतलब 371 मेन आर्टिकल है, A to I इसके क्लॉज हैं। इन क्लॉज के माध्यम से इन सारे जितने भी जो स्टेट्स हैं, यहाँ की जो क्षेत्रीय ज़रूरतें थीं उनको ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप इज इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, जब मैं पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा था सिंगल सिटीजनशिप वाला, एकल नागरिकता वाला, तभी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, एक तो अमेरिका की और एक पर्टिकुलर स्टेट की। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में क्या होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, नागरिकता एक ही मिलेगी, वो होगी भारत की नागरिकता। तो यहाँ पर इसका अपोजिट है, मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप की बात आती है तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। क्लियर? नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। देखिए, अगर मान लीजिए आपको नागरिकता, भारत की बात कर रहे हैं हम, नागरिकता हमारे देश में आपको प्राप्त करनी है, अक्वायर करनी है, तो इसका सबसे मतलब इसके बारे में कौन प्रावधान कर सकता है, इनकी कंडीशंस को कौन डायरेक्ट कर सकता है? तो देखिए, सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में जो इसमें समर्थ है, कॉम्पिटेंट है। मतलब कि नागरिकता के प्रावधानों को लेकर किसी भी तरीके की समस्या का समाधान करने में समर्थ एक ही इंस्टीट्यूशन है भारत का, वो है संसद, द पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट, द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द इश्यू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज द पार्लियामेंट। देखिए, यहाँ पर क्या है कि भारत में नागरिकता को लेकर किसी भी तरीके का अगर कोई मामला आता है तो उसके बारे में अगर विचार करने की सर्वोच्च शक्तियां अगर किसी में निहित हैं तो वो है संसद। सिंपल फॉर्म में आप समझ लीजिए कि भारत में नागरिकता को लेकर कोई भी इश्यू होगा तो उससे रिलेटेड फैसला लेने की सर्वोच्च शक्ति सिर्फ हमारे देश की संसद में है और किसी में नहीं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, a person of Indian origin needs to reside in India to become a citizen of India under the Citizenship Act 1955 for 7 years। देखिए, अगर कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति है जो बाहर रहता है और वो भारत की प्रॉपर नागरिकता लेना चाहता है, he or she wants to be proper citizen of India, तो what he or she has to do, उसे सिर्फ इतना करना पड़ेगा उन लोगों को कि भारत में कंटिन्यूअस कम से कम 7 साल के लिए रहना पड़ेगा। यह है भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 का प्रावधान। मतलब कि भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रॉपर सिटीजन बनने के लिए भारत का कम से कम 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। यहाँ का यहीं पर पूरा अपना मतलब आगे का लाइफस्टाइल या अपनी लाइफ को गुजारना पड़ेगा। उसके बाद वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकता है।
यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर फॉर्म में आपको नागरिकता से संबंधित इतने ही लाइंस को याद रखना है, वन लाइनर्स को याद रखना है। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि आज हम 2 चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, तो ये था सिटीजनशिप वाला। अगला चैप्टर भी हम इसी में कवर अप करने वाले हैं और वो है द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 3। देखिए, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने की जो शक्तियां मिली हुई हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग मिली हुई हैं। वन लाइनर में याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। देखिए, अगर नया स्टेट बनाना है, नया स्टेट फॉर्म करना है, तो ये शक्ति किसके हाथ में है? मतलब कि भारत की संसद जो है वही नए राज्य को बनाने के लिए समर्थ है। ठीक है, तो संसद के हाथ में ही शक्तियां निहित हैं नया राज्य बनाने के लिए। नेक्स्ट, द एम्पावर्ड अथॉरिटी टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पार्लियामेंट। देखिए, यहां पर संसद को एक और शक्ति निहित है कि वह किसी भी राज्य की बाउंड्रीज को काट करके, आप समझिए, मतलब कि किसी भी राज्य की बाउंड्रीज को परिवर्तित करने की जो पावर है, अथॉरिटी है, अधिकरण है, वो किसके हाथ में है? भारत की संसद के हाथ में। एक बार फिर आपको सिंपल फॉर्म में बता देता हूं। देखिए, हमारे देश की संसद ही किसी भी राज्य की जो सीमाएं हैं उनको चेंज कर सकती है, संसद के अलावा कोई नहीं। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट अ स्टेट इन द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स इज द पार्लियामेंट अगेन। देखिए, वही चीज है, संसद को जितनी भी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर हैं, या किसी भी तरीके की जो स्टेट, कोई भी नया स्टेट बनाकर शामिल करना है भारत में, ठीक है, या नया स्टेट फॉर्म करना है, ऐसी किसी भी तरीके की कोई शक्ति की बात करते हैं नए राज्य के बारे में बनाने के, चाहे राज्य की सीमाओं की बात चल रही हो, चाहे नया राज्य बनाने की बात चल रही हो, तो इसके बारे में सारी शक्तियां किस में मौजूद हैं? हमारे देश की संसद में। नेक्स्ट, इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जब भी हम नए राज्य के निर्माण के बारे में बात करेंगे तो हमें ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1, पार्लियामेंट मे बाई लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट। संसद कानून के द्वारा मतलब एक कानून की प्रक्रिया चलती है ना, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ चलता है, हर चीज़ लॉ से चलती है, कानून से चलता है। तो पार्लियामेंट को भी एक लॉ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि पहले बिल लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, देन फाइनली आफ्टर पासिंग इट गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या होता है? लॉ का ही प्रोसीजर होता है। तो किसी भी नए राज्य को बनाने के लिए जो शक्तियां निहित हैं वो संसद में हैं। संसद कानून के द्वारा नया राज्य बना सकती है। नेक्स्ट, सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यहां पर बात चल रही है पहली अनुसूची, जो संविधान में पहली अनुसूची, टोटल 12 अनुसूचियां होती हैं, आपको पता होगा, और फोर्थ मतलब पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 अनुसूचियां हैं, पहली एंड चौथी। देखिए, यहां पर ये पहली और चौथी अनुसूची की ही बात क्यों हुई है, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा नया स्टेट बनाएगी तो उसको उसी तरीके से पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में चेंजेस करने पड़ेंगे। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब क्यों करने पड़ेंगे? देखिए, पहली अनुसूची हमारे देश के राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है, और हमारे देश के राज्य क्षेत्र हैं क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो जब कोई नया स्टेट बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य क्षेत्रों में नया स्टेट बनाया जा रहा है, तो पहली अनुसूची में इसके बारे में भी तो सम्मिलित किया जाएगा जो नया राज्य बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर तो ये चेंज होगा। दूसरा, फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो चौथी अनुसूची में डिसाइड किया जाता है कि किस स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि एक नया स्टेट भी जोड़ा जा रहा है देश के अंदर, तो उस स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे, तो ये भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए किस में चेंज करना पड़ेगा? चौथी अनुसूची में। क्यों? क्योंकि किस राज्य के पास राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ये चौथी अनुसूची में कहा गया है। नेक्स्ट, no bill for enacting such laws shall be introduced in the parliament unless it has been referred to the legislature of the states whose areas, boundaries or name is affected। देखिए, याद रखिएगा कि इस तरीके का कोई बिल, ठीक है, इस तरीके का कोई बिल डायरेक्टली पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आप उस राज्य को बनाने में
किस किस राज्य से बाउंड्रीज को काट रहे हो या किस राज्य को अफेक्ट करके वो नया स्टेट फॉर्म कर रहे हो। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, तेलंगाना बना था तो तेलंगाना किस में से काट करके बनाया गया था, आंध्र प्रदेश में से। तो तेलंगाना की जब भी बात आई होगी तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उस टाइम का आंध्र प्रदेश जो रहा होगा वहां की विधायिका को इन्फॉर्म किया गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो नया स्टेट बनाने जा रहे हैं उससे जिस जिस स्टेट को अफेक्ट पड़ेगा उसकी ओरिजिनल बाउंड्रीज पर फर्क पड़ेगा, सबसे पहले उसे बताना होगा, उसके बाद ही आप बिल को पार्लियामेंट में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी बाय पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए अगर इस तरीके का कोई बिल है जो नया राज्य बनाने के बारे में है, नया राज्य क्रिएट करने के बारे में है, ठीक है, तो उसको संसद में सिंपल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, इसमें सिंपल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, इससे पहले जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि जिस राज्य की बाउंड्रीज को अफेक्ट हो रहा है नया राज्य बनाने में, उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर मना कर देंगे तो संसद ऐसा नहीं करेगी, संसद नया राज्य नहीं बनाएगी, ऐसा नहीं है। इन्फॉर्म उन्हें जरूर किया जाएगा, लेकिन पूरी कार्रवाई या समर्थता, कॉम्पिटेंसी पार्लियामेंट के हाथ में है उसे बनाने के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों को आप जानते होंगे भारत में, मतलब जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनी है। एक तो राज्य जैसे यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एक्सेट्रा। उनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दिल्ली, दमन-दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्हीं में से जो हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। अब आप बात समझिए कि केंद्र शासित प्रदेशों पर रूल कैसे किया जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी जगह मानी जाती हैं। अगर आप ऐसे दिल्ली को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे देश के जो सेंटर हेड कौन है, सेंटर अगर हेड बोला जाए तो हेड ऑफ द नेशन कौन है, वो है द प्रेसिडेंट। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर अपने ही ऑफिसर्स को अपॉइंट करके भेजते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेशों में अपने ही उन्हें अपॉइंट करके भेजते हैं प्रेसिडेंट केंद्र से। वहाँ पर चुनाव नहीं होता है उनका, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि उपराज्यपाल या प्रशासक जाते हैं किसके बिहाफ पर, प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति जी के बिहाफ पर। तो इसको क्या कहते हैं, तभी तो कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र के द्वारा वहाँ पर शासन किया जाता है। किसके माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम के द्वारा चुने हुए अधिकारियों के माध्यम से। वो अधिकारी कौन हो सकते हैं, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल हो सकता है या कोई प्रशासक हो सकता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम है अनिल बैजल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो इसीलिए कहते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और इनको किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू ऑल्टर द एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ द स्टेट इवन विदाउट इट्स कंसेंट। देखिए भारतीय जो संसद है, जो भारत की संसद है, केंद्र की जो संसद है जहां पर बैठ करके पूरे देश के कानून बनाए जाते हैं, वो किसी भी स्टेट में अगर कोई भी स्टेट नया बनाना है, चाहे उसके लिए किसी भी स्टेट के एरिया, बाउंड्री या किसी के नाम बदलने की प्रक्रिया हो या इनसे रिलेटेड नया स्टेट, नया राज्य बनाने से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है, तो केंद्र में जो संसद है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उस स्टेट से, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मंजूरी ले ही ले। मान लीजिए जैसे कि आप ये समझिए कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, ठीक है, तो उनको इन्फॉर्म करना तो बनता है। पहले इन्फॉर्म तो आंध्र प्रदेश को किया जाएगा क्योंकि वहाँ की बाउंड्रीज अफेक्ट होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसद को उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर वो मंजूरी नहीं भी देंगे तो भी कानून के द्वारा संसद अपनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उन्हें अलग कर देगा। तो एक बार मैं आपको फिर सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि किसी भी नए स्टेट के फॉर्मेशन से रिलेटेड, किसी भी नए राज्य के निर्माण से रिलेटेड भारत की संसद को किसी भी स्टेट की मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो भारत की संसद बाय लॉ नए राज्य का निर्माण कर सकती है, कानून के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसे किसी भी राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स। अब देखिए यहां पर इसे भी समझ लीजिए, नए राज्य को अगर बनाना है तो संविधान के द्वारा क्या प्रावधान है जिनको फॉलो करके नए राज्य स्थापित या निर्माण, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 1, इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। या तो किसी राज्य का एरिया बढ़ा दिया जाए
या छोटा कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, आप किसी नए राज्य मतलब कोई भी राज्य है उसके नाम को बदल सकते हैं, उसके नाम को बदल कर भी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी नए राज्य का निर्माण करना है ये हमारे देश के संविधान के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट, प्रेफरेंस गिवन टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लैंग्वेज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, एसके धार कमीशन। इस कमीशन को याद रखिएगा, खास करके लॉ स्टूडेंट्स, वैसे सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें क्या था, इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को महत्व दिया गया था, मतलब प्रशासनिक मुद्दों को ध्यान में रखने की हिदायत दी गई थी, रादर देन लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कि राज्य के पुनः निर्माण, राज्य को द्वारा रीऑर्गेनाइज करने के बारे में अगर विचार करना है तो वहाँ के प्रशासनिक मुद्दों पर ध्यान दीजिए, वहाँ की भाषाओं पर ध्यान मत दीजिए। ये एसके धर कमीशन ने रिपोर्ट में अपनी में रिकमेंडेशन दी थी, पेश किया था। उनका कहना यह था कि रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि पुनः निर्माण, किसी भी राज्य का पुनर्निर्माण करने में वहाँ की भाषाओं से रिलेटेड ध्यान न दिया जाए, वहाँ के प्रशासनिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाए या प्रशासनिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज नॉट फेवर्ड बाई, वही बात है कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना था, राज्यों का जो पुनर्गठन होना था, पुनः निर्माण होना था, उसमें भाषा को आधार ना बनाया जाए, मतलब कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना हो। इसके फेवर में कौन था? देखिए यहाँ पर नोट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है, मैं एक बार और बोल देता हूँ कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाओं के आधार पर हो, इसका फेवर कौन कौन नहीं करते थे? वो है कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टाभिषिता रमैया। ये तीनों बहुत फेमस नाम है। पट्टाभिषिता रमैया अगर आपने नहीं सुना है तो ये गांधी जी के सचिव थे, ठीक है। तो कांग्रेस कमेटी ने इसका फेवर नहीं किया था कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभिषिता रमैया, ये तीनों विशेषकर इसलिए शामिल थे, इसमें शामिल थे, ये नहीं सपोर्ट करते थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे भारत के संविधान में राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स को यूज किया गया है, इस टर्म को यूज किया गया है। बिकॉज क्यों किया गया है? इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय राज्यों को केंद्र से अलग होने की कोई भी शक्ति प्रदान नहीं करता है। और यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ, मतलब कि ऐसा जॉइंट जिसे तोड़ा ना जा सके। तो इस टर्म का मतलब ही यही है कि भारतीय संविधान के मुताबिक कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता, इसका यही मतलब है। नेक्स्ट, पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू। देखिए किसी भी नए राज्य को भारत में संघ में शामिल करने की जो शक्ति है किसमें निहित है? संसद में। ये बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म्ड, अगर नया राज्य बनाना है देन फर्स्ट शेड्यूल विल नीड टू बी अमेंडेड, पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि देखिए पहली अनुसूची, टेक्निकल चलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करते हैं। पहली अनुसूची भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में कहा गया है। अगर मान लीजिए हम किसी नए राज्य को बनाते हैं तो वो राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही तो मैटर है, तो जाहिर सी बात है पहली अनुसूची में फेरबदल करना ही पड़ेगा, संशोधन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए राज्य को फॉर्मेट किया जा रहा है, फॉर्म किया जा रहा है, और नए राज्य को जब फॉर्म किया जाएगा तो इसका उल्लेख भारत की पहली अनुसूची, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में अब तक केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। 2020 तक का अपडेट है। अभी तक ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और रिसेंटली करंट अफेयर्स के लिए अपडेट रहिएगा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी। अगर आप मैप में देखेंगे अरेबियन सी में है, गुजरात की तरफ, ठीक है, आप ढंग से देखेंगे तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इन दो को एक बना दिया गया है। तो इस हिसाब से हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर यूटीज इन लोकसभा।
मतलब आप जानते हैं लोकसभा में हर राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीट रिजर्व होती हैं, सीट आरक्षित होती हैं। तो उसी लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? 20। रिमेंबर, ओके। स्विच ओवर टू द नेक्स्ट। नंबर ऑफ क्रिएटेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1956। देखिए, जो राज्य, जब हम 1956 की बात करते हैं तो 1956 में पहली बात याद रखिएगा कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। तो उससे कितने नए स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 14 राज्य व 6 यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। वही हमारे देश में अब तक 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स, रिमेंबर दिस। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली जो है, आप सुनते होंगे दिल्ली एंड एनसीआर, जो भी दिल्ली में रहते हैं दिल्ली एंड एनसीआर बोलते हैं। तो याद रखिएगा 1991 में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स केयरफुली। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987। गोवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र एक राज्य के रूप में आया 1987 में। याद रखिएगा, आपको पता होगा गोवा पहले किसके हाथ में था? पुर्तगालियों के हाथ में था। जब भी आप हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर सबसे पहले वास्को डी गामा का तो नाम सुना होगा। 1498 में गोवा में आया था, वहीं से पुर्तगालियों का आगमन हुआ था और वही सबसे पहले यूरोपियंस थे जिनका एडवेंट इंडिया में हुआ था। तो उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब भी इसे फुल स्टेटहुड नहीं मिला हुआ था, ये पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं मिला था, जो फाइनली गोवा ने अटेन किया 1987 में और ये पूर्ण रूप से राज्य बन गया। नेक्स्ट, दीव इन इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खंबात। खंबात की, इसे गल्फ ऑफ खंबात जो बोलते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं। खंबात की खाड़ी में एक दीव नाम का द्वीप है, जो दमन द्वीप पड़ते हैं ना, तो द्वीप कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट, दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन के द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया। सिंपल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया अंडर। सिक्किम पहले पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य नहीं था, इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा कब मिला? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बिकेम एसोसिएट स्टेट अंडर 35th अमेंडमेंट। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा ये पहले से एसोसिएट स्टेट था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा कब मिला? 36th अमेंडमेंट के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स एज फुल स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि किस स्टेट को पहले फुल स्टेट का दर्जा मिला, उसके बाद किसे मिला, उसके बाद किसे मिला, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रम के हिसाब से बताना है। तो सबसे पहले मिला नागालैंड को, देन हरियाणा, देन सिक्किम एंड देन अरुणाचल प्रदेश। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का नाम आपने सुना होगा, एमपी को काट करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। उसके बाद बना झारखंड, मतलब कि बिहार को काट करके झारखंड बना, एंड उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बना। ये 3 स्टेट एक ही सन में बने थे, एक ही ईयर में बने थे, बस इनके डेट्स डिफर हैं, लेकिन ये 3 स्टेट्स को याद रखिएगा। इन 2000 उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ व झारखंड, ये 3 स्टेट 2000 में अस्तित्व में आए। चलिए यहीं पर आप डिस्कस करते हैं, छत्तीसगढ़ को कब राज्य का दर्जा मिला। देखिए, छत्तीसगढ़ बनाया गया 1 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000। उसके बाद उत्तराखंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन, देखिए मैंने बता दिया है 2000 में ही उत्तराखंड भी बना था। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, देखिए सबसे पहले कौन सा राज्य बना, उसके बाद कौन सा बना, इसका सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले राजस्थान बना, उसके बाद महाराष्ट्र, देन हरियाणा। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज स्प्लिट अप इनटू, देखिए जो बॉम्बे था, पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था,
उसको दो राज्यों में तोड़ा गया। वो कौन कौन से थे? गुजरात और महाराष्ट्र। मतलब कि गुजरात और महाराष्ट्र कहाँ से बने? बॉम्बे स्टेट से। और इसका मतलब आपको एक बात और पता चली होगी कि गुजरात महाराष्ट्र वाले लोग मराठी और गुजराती पहले साथ साथ रहते थे। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश वॉज प्रीवियसली इन द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। जाहिर सी बात है, पहले हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों में था, बाद में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट, उल्फा ULF स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड लिबरेटेड फ्रंट ऑफ आसाम एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। देखिए, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का मतलब होता है गरम दल, मतलब थोड़े से गुस्से वाले, क्रू टाइप के, जो लड़ाई दंगे करने वाले होते हैं। तो ये आसाम का एक ग्रुप है जिसका नाम है यूनाइटेड लिबरेटेड फ्रंट ऑफ आसाम, शॉर्ट में से उल्फा बोलते हैं। नेक्स्ट, द कावेरी रिवर वॉज वाटर डिस्प्यूट। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, कावेरी नदी का जल विवाद है। वो किस किस राज्य के बीच में है? कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड केरला, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द कमीशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1953। देखिए, एक आयोग बनाया गया था जो राज्यों का पुनर्गठन करने के बारे में था। राज्यों का पुनर्गठन मतलब कि रीऑर्गेनाइज करने के बारे में था। वो भी किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? 1953 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1956। देखिए, राज्यों का पुनर्गठन भाषाओं के आधार पर कब हुआ? 1956 में। नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब ये सिंपल है, भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बनाया गया था वो कौन था? आंध्र प्रदेश। और यहाँ की भाषा आपको पता होगी, तेलुगु। यहाँ पर कौन रहते हैं? तेलुगु रहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज ए लैंग्वेज बेस्ड स्टेट इन 1953। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर जब बनाया गया था तो वो कौन सी सन थी? इन द ईयर ऑफ 1953, 1953। नेक्स्ट, इंडियन स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1956। मतलब भारतीय राज्यों को रीऑर्गेनाइज मतलब कि पुनर्गठित किया गया। भारतीय राज्यों को पुनर्गठित किया गया किसकी सिफारिश पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। कब? 1956 में, 1956 में। एक लाइन में फिर बता देता हूं, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर भारत के राज्यों को पुनर्गठित किया गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट, मेक अ पॉइंट ऑफ बिलो मेंशन्ड फॉर्मेशन ईयर ऑफ स्टेट्स। फॉर्मेशन ईयर्स ऑफ स्टेट्स। देखिए, मैंने कुछ स्लैब बनाया हुआ है, इसको आप अपने आप भी देख सकते हैं कि किस स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, मेघालय 1972, हिमाचल प्रदेश 1971, राजस्थान 1956 एंड द महाराष्ट्र 1960। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही दिए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको लेक्चर्स कैसे लगे? आई होप बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। किसी भी तरीके का अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप पीछे जाके इसे एक बार रिवाइंड कीजिएगा, तो आपको 100% आपका जो भी कोई कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। जिसने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई बटन पर जाकर क्लिक कीजिए और उन लेक्चर्स को देख लीजिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वन लाइनर फॉर्म में। अगले चैप्टर्स को मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, लेकिन तब तक आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो शेयर जरूर कीजिए। वो किसी भी तरीके से आपको हमसे कनेक्ट रहना है तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.mylegalcode.com। वो किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। द नंबर इज 9990544440। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड। माई लीगल कोड। थैंक्स टू सब्सक्राइब। गुड लक एंड बाय बाय।